लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक लोधियों ने दिल्ली पर शासन किया। ये प्रथम अफगान वंश था। अफगान शब्द से ये क्लियर तो हो गया कि अफगानिस्तान से थे। कहाँ से थे? अफगानिस्तान के निवासी थे। ठीक है। अब लोधी वंश ये अफगान वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया। अफगान एक फारसी शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रोना। देखिए, अफगानियों से पहले दिल्ली पर तुर्कों ने शासन किया, मध्य एशिया के लोगों ने शासन किया, लेकिन ये बहुत पास भारत के एकदम सटा हुआ राज्य है, सटा हुआ एरिया है जहाँ से अफगानी आए थे। मतलब कि भारत के सबसे पास के लोगों ने दिल्ली पर शासन किया था। भारत में इन्हें हम पठान के रूप में जानते हैं। जो पठान है भारत में आज, वही उस समय मूलतः अफगानी थे। प्रारंभ में ये घोड़े के व्यापारी के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। देखिए, पहले जो है घोड़े का व्यापार करते थे, मध्य एशिया से भारत में घोड़े का व्यापार करते थे और इसीलिए इनकी जो प्रसिद्धि हुई घोड़े के व्यापारी के रूप में। मोहम्मद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय अफगानियों को सेना में भर्ती किया। अफगानी जो थे बहुत वीर और साहसी होते थे। नासिरुद्दीन महमूद के समय भारी संख्या में अफगानी सैनिकों की भर्ती की गई। अलाउद्दीन के समय अफगानियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया। मोहम्मद बिन कासिम के समय अमीर सादा के रूप में बहुत से अफगानियों को भर्ती किया गया। सैयदों के समय बड़ी मात्रा में अफगानी भारत आए और उनकी शक्ति में वृद्धि हुई। तो हम देख रहे हैं कि शुरू से ही अफगानी जो है वो भारत में रह रहे हैं और आ भी रहे हैं, सेना में भी हैं। और महमूद गजनवी के टाइम से ही है। लेकिन ये पदों पर तो रहे, लेकिन पहली बार ये सिंहासन पर बैठते हैं और सुल्तान बनते हैं। पहले हम लोधियों को समझते हैं। ठीक, देखिए, बहराम लोधी। तो बहराम लोधी से शुरू करते हैं। और बहराम लोधी जो है फिरोज तुगलक के समय व्यापारी के रूप में भारत आया था। एक व्यापारी था और व्यापारी किसका? घोड़ों का व्यापारी। ठीक है। तो यहीं से जो है हम समझने का प्रयास करेंगे कि बहराम लोधी के जो है 5 पुत्र थे। सुल्तान शाह, मलिक आला, मलिक फिरोज, मलिक मोहम्मद, मलिक ख्वाजा। देखिए, सुल्तान शाह को समझते हैं और मलिक आला को। बाकी तीनों से कोई मतलब नहीं है। सुल्तान शाह जो है एक खिज्र खां की सेवा में आता है। खिज्र खां, ठीक है, सैयद सुल्तान खिज्र खां की सेवा में आता है। खिज्र खां की तरफ से ये मल्लुक इकबाल खां को मार डालता है। मल्लुक इकबाल खां कौन था? ये वजीर था सैयद वंश के पहले। ठीक, तो उसको मार देता है। इस वजह से इसको इस्लाम खां की उपाधि मिलती है सुल्तान शाह को। ठीक है। और उसके बाद जो है इसे सरहिंद का सूबेदार बना दिया जाता है। अब इसका ही भाई रहता है मलिक आला। इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन शल्य चिकित्सा द्वारा इसके पुत्र को बचा लिया गया। यानी जो इसका भाई था मलिक आला, उसकी पत्नी की मृत्यु हुई और उसका जो पुत्र हुआ उसको बचा लिया गया। कैसे? शल्य चिकित्सा द्वारा, सर्जरी द्वारा। आप सोचेंगे उस समय सर्जरी होती थी क्या? नहीं, सर्जरी का मतलब ये है कि बच्चा निकाल लिया जाए और माता की मृत्यु हो जाए। आज तो सर्जरी जो होती है उसमें बच्चा बच्चा दोनों बच जाता है। तो आज की तरह सर्जरी नहीं थी, वैसी सर्जरी थी। अब ये जो बच्चा बच गया था उसका पालन पोषण इस्लाम खान ने किया था, यानी सुल्तान शाह ने किया था, जो सरहिंद का सूबेदार था। ठीक, यह पुत्र आगे चलकर बहलोल लोधी के रूप में जाना गया। तो हम पढ़ेंगे लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी को। किसको? बहलोल लोधी। यही जो है लोधी वंश का संस्थापक है। ठीक है, इससे हम शुरू करते हैं। इसके पहले हम सैयद वंश पढ़ चुके हैं और ऊपर जो है प्लेलिस्ट में है, आप उसे देख लेंगे तो आप जो है सैयद वंश समझ पाएंगे। तो बहलोल लोधी 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक इसने शासन किया। बहुत लंबा शासन काल था इसका, 38 वर्ष 8 माह। और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शासन इसी ने किया था। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा समय तक किसने शासन किया था, तो बहलोल लोधी ने किया था। ओके, देखिए, इस्लाम खां की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है सैयद सुल्तान ने बहलोल लोधी को सरहिंद का सूबेदार बना दिया। ठीक है,
बहलोल लोदी ने मालवा के महमूद खिलजी को हराया, तब मोहम्मद ने उसे खान जहां की उपाधि दी। मोहम्मद कौन है? सैयदों का शासक है। इसने जो है उसको खान ए जहां की उपाधि दी। बहलोल लोदी ने 1454 ईस्वी में बिना किसी युद्ध के दिल्ली का सिंहासन ग्रहण किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मोहम्मद के बाद अगला सुल्तान सैयद वंश का बना अलाउद्दीन आलम शाह। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। पिछले वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं। अलाउद्दीन आलम शाह ये बदायूं चला गया था, दिल्ली छोड़ के। ओके। और जब बहलोल लोदी दिल्ली आया तो उसने आलम शाह को लेटर लिखा कि भाई आइए। आलम शाह ने कहा कि नहीं भाई, आप जो है सुल्तान बने रहिए, ज्यादा ठीक है, हम यहीं पर ठीक है, हमारी जरूरतें कम है, आप जो है सुल्तान बन जाइए। तो उसने बहलोल लोदी के पक्ष में अपनी गद्दी, अपना सल्तनत छोड़ दिया। इसीलिए जो है इसे रक्तहीन क्रांति कहा जा सकता है। पहली बार किसी सुल्तान ने अपना राज सिंहासन छोड़ दिया था यूं ही। और किसने किया था? अलाउद्दीन आलम शाह। ये कौन है? इस सैयद वंश का अंतिम शासक है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, सीधे क्वेश्चन आता है कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन है? तो अलाउद्दीन आलम शाह। और इसी ने ये काम किया था, क्रांति। और हम इसलिए कह सकते हैं कि दिल्ली की सत्ता पर अब पड़ोसी राज्य अफगानिस्तान के अफगानों के हाथ में आ गई। ठीक। अभी तक जो है हम लोगों ने देखा कि तुर्क, जो कि काफी दूर के थे, मध्य एशिया के, ये शासन कर रहे थे। लेकिन अब जो पड़ोसी हमारा है अफगानिस्तान, वहां के अफगानों ने शासन सत्ता संभाली दिल्ली की। ठीक है। अब बहलोल जब सुल्तान बना तो उसकी क्या क्या समस्याएं थी? सबसे बड़ी समस्या जौनपुर का सरकी शासक। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि जौनपुर में एक सरकी वंश प्रारंभ हो गया था। इसका एक साम्राज्य था, पूर्वी साम्राज्य। ठीक है। इसमें बिहार, जौनपुर का पूरा एरिया, अवध का पूरा एरिया आता था। ठीक। तो ये एक समस्या थी। दूसरा अलाउद्दीन खुद एक समस्या थी, अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है। तीसरे जो है हामिद दल, ये जो है ये दल बहलोल लोदी के खिलाफ था। तो तीन समस्याएं बहलोल लोदी के समय थी। अब अलाउद्दीन से ज्यादा समस्या तो थी नहीं, क्योंकि अलाउद्दीन ने खुद ही जो है सिंहासन छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी समस्या तो होती है कि मुख्य दावेदार जिंदा है तो उसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा, तो समस्या में गिन ही लेंगे। ठीक। आइए हम आगे देखते हैं। पहली समस्या, जौनपुर का सरकी सुल्तान कौन था? महमूद सरकी। ठीक है। ये अलाउद्दीन का दामाद था। अलाउद्दीन कौन? ये सैयद वंश का अंतिम शासक, जिसने जो है बहलोल लोदी को अपनी गद्दी दे दी थी, अपना सिंहासन दे दिया था। लेकिन चूंकि दामाद होने के कारण महमूद सरकी ये जो है दावेदार होता था। ठीक। तो इसीलिए अलाउद्दीन की पुत्री जो थी, जो महमूद सरकी की पत्नी थी, वो जो है महमूद से कही कि भाई जो है दिल्ली के बहलोल लोदी के विरुद्ध जो है युद्ध करिए। तो युद्ध के लिए प्रेरित की। उसने कहा, उसकी पुत्री ने कहा, अलाउद्दीन की पुत्री ने कहा कि भाई यदि तुम बहलोल के खिलाफ युद्ध नहीं करोगे तो मैं धनुष बांधकर बहलोल के विरुद्ध युद्ध में जाऊंगी। अब महमूद सरकी को लगा कि भाई हमको युद्ध करना चाहिए और हमें दिल्ली का सिंहासन ले लेना चाहिए। ठीक है। तो महमूद सरकी ने क्या किया? उसने जो है विशाल सेना लेकर दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन वो हार गया। ये पूरी बहुत जो है लंबी स्टोरी है, तो इसको आपको जानना नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि वो हार ही गया एक तरह से, पूरी तरह से नहीं हार गया, फिर वापस चला गया। ठीक। और संधि हुई। संधि में क्या हुआ कि शमशाबाद जो है वो बहलोल को सौंपना था और 7 हाथी जो है वो महमूद को मिल गए थे। ठीक है। तो हाथी तो मिल ही गए, लेकिन शमशाबाद जो है ये बहलोल को नहीं मिला। तो आइए इसको हम देखते हैं, शमशाबाद को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर जौना खान सरकी सुल्तान महमूद का एक अधिकारी था, उसने शमशाबाद सौंपने से इनकार कर दिया। जब लोदी गया बहलोल लोदी कि भाई हमको शमशाबाद दीजिए संधि के अनुसार, उसने कहा कि ना, हम ना देंगे। ठीक है। तो बहलोल लोदी ने इसके विरुद्ध अभियान किया, वो नहीं गया। और इसका एक सेनापति था जो इसका साला भी था। ठीक है। इसकी पत्नी का भाई भी था,
कुतुब खान लोधी एक घोड़े से गिर गया और सर के सुल्तान ने की कैद में चला गया और 7 वर्षों तक कैद में रहा और लगातार जो है सर की सुल्तानों से और बहलोल लोधी का जो है युद्ध चलता रहा, लड़ाई चलती रही और उसमें ये 7 साल तक कैद में रहा और अंत में जो है ये कैद से मुक्त किया जाता है और बहलोल लोधी को सौंपा जाता है। ठीक है, तो वहां पर हम नहीं जाएंगे, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना समझिए कि बहलोल लोधी और जौनपुर के सर की सुल्तानों से लगातार युद्ध करता रहा और अंत में उसको जो है जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में विलय कर लेता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अफगानों का भारत में आगमन। बहलोल लोधी के समय अफगान बहुत ज्यादा मात्रा में भारत आए। कैसे आए, कब आए, देखिए 1468-69 में जब मुल्तान अभियान पर था बहलोल लोधी, तो उस समय से सूचना मिली कि सर की सेना दिल्ली पर आक्रमण करने वाली है। ठीक है, सर की सेना बार बार दिल्ली पर आक्रमण करती थी और मेन जो है लोधियों का जो लड़ाई हुई वो सरकियों से ही हुई। ठीक है, अब बहलोल लोधी ने दीपालपुर के अफगानों से कहा, अमीरों से कहा कि भारत का साम्राज्य बहुत विशाल है, यहाँ आकर अपने दरिद्रता से मुक्ति पा सकते हैं। इससे कहा, अफगानियों से कहा कि भैया आप आइए भारत में, आपका स्वागत है, वहां पर आपकी स्थिति ठीक नहीं है, किसकी स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ आ जाए और हमारे साथ जो है सेना में भर्ती हो जाए और हम उनको भारत का साम्राज्य देंगे और ढेर सारा धन देंगे, पद देंगे, पैसा देंगे। ठीक है, ये बात जो है बहलोल लोधी ने कही। अब इस बात को सुन के ढेर सारे अफगानी भारत आए। ओके, यहाँ पर ढेर सारे अफगानी भारत आए। अब्बास खां शेरवानी की किताब है तारीख शेरशाही, इसमें इन्होंने लिखा है ये फरमान जो बहलोल लोधी ने अभी दीपालपुर में कहा कि भाई अफगानी भारत आए, इसको सुनते ही रोह के अफगान, जो रोह है अफगानिस्तान का एक एरिया है जो पूर्वी एरिया है अफगानिस्तान का, वहां से चींटियों और टिड्डियों के समान सुल्तान की सेना में भर्ती होने आए ये अफगान। ऐसे आ रहे थे जैसे चींटियां आती हैं, टिड्डियां आती हैं, झुंड के झुंड में आए, ढेर सारे आए। ठीक है, और अफगानों के आने के बाद सरकियों को समाप्त किया जा सका, तो वहां से अफगानों को बुला के यहाँ के सरकियों को हराया गया। ठीक है, और 1484 ईस्वी में बहलोल ने सरकी सल्तनत को अधिग्रहण कर लिया और अपने पुत्र बारबक शाह को वहां का सूबेदार नियुक्त किया। इस तरह से जो है जौनपुर को हराया गया। ओके, आगे हम समझते हैं और थोड़ा सा तो देखते हैं। इसके अलावा बहलोल ने मालवा, मेवाड़, कश्मीर, ग्वालियर का अभियान किया। ग्वालियर का अभियान उसका अंतिम अभियान था। ओके, अंतिम अभियान, और यहीं पर मृत्यु हो जाती है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा लोधी के बारे में और दो चार बातें। तो बहलोल लोधी एक न्यायप्रिय सुल्तान था, उदार था, सरल व्यक्ति था, एक प्रातः जल्दी उठता था और सारे काम करता था, उलेमा की संगत में रहता था। ठीक है, और लगभग मैक्सिमम टाइम ये उलेमाओं की संगत में रहता था, तो थोड़ा सा धार्मिक माइंड का व्यक्ति था। बहलोल लोधी दरबार में सिंहासन पर नहीं बैठा, जब ये सुल्तान बना तो सिंहासन पर नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि अफगान जो थे वो अपने आप को इक्वल मानते थे, भाई भाई मानते थे। ठीक है, इसीलिए जो है कभी वो सिंहासन पर खुले दरबार में नहीं बैठा। ये बात आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सा सुल्तान था जो सिंहासन पर नहीं बैठा। ओके, अमीरों को खड़े नहीं रहने देता था, अमीरों के लिए बाकायदा व्यवस्था की गई थी। पहले अमीर खड़े रहते थे, तो सुल्तान आ गया तो खड़े हो जाइए, ऐसा नहीं। उसने इक्वलिटी की भावना पैदा की कि भाई हम लोग क्या है, भाई भाई हैं, भातृत्व की भावना, भाई भाई की भावना। ठीक है, और ये जो है अफगानियों में पहले से ही थी, सभी अफगानी एक दूसरे को बराबर मानते थे, इसी वजह से इसने ऐसा किया। अमीरों को मनसद आली कहकर संबोधित करता था। मनसद आली मतलब कि हम लोग भाई भाई हैं, हम लोग बराबर हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। अगर कोई अमीर रूठ जाता था
तब उसे मनाने उसके घर जाता था बहलोल लोधी। वहां अपने तलवार और पगड़ी को उसके सामने रख देता था और क्षमा याचना करता था कि कोई अगर रूठ गया तो उसके लिए क्षमा याचना करता था। यदि तुम मुझे राजपद योग्य नहीं समझते हो तो तुम किसी अन्य को इस कार्य के लिए नियुक्त करो, मुझे कोई और जिम्मेदारी दो, ऐसा कहता था। ठीक है, तो ये बहलोल लोधी मतलब कि अब ये सुल्तान का काम हो सकता है? क्या लग रहा है? नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? ये जो है एकदम सबको बराबर बनाने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, बहलोल का मानना था कि मेरा नाम राज्य के साथ जुड़ा हुआ है, इतना ही काफी है। ठीक, और आगे देखते हैं थोड़ा सा। बहलोल लोधी ने चांदी का बहलोली सिक्का चलाया। उसके सिक्के को क्या कहा जाता है? बहलोली सिक्का। ठीक है, जो टका का 1/4 के बराबर था। जो टका टका किसने चलाया था? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका 1/4 के बराबर था ये बहलोली सिक्का। इसी वजह से ये प्रसिद्ध हुआ क्योंकि बहलोली सिक्का अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम बना रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटा सा सिक्का। ठीक है, फरिश्ता के अनुसार युद्ध में जो लूट का सामान मिलता था वह सैनिकों में बांट देता था। फरिश्ता ये बताता है भाई जो बहलोल को लूट में सामान मिलता था सभी सैनिकों में बांट देता था, अपने पास कुछ नहीं रखता था। बहलोल ने कोई व्यक्तिगत अंगरक्षक नहीं रखा, न ही उसका भोजन शाही महल में पकता था, भोजन अमीरों के घर से आता था। तो इस तरह का सुल्तान था बहलोल लोधी। इससे आपको जो है कई क्वेश्चन बन सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, स्पेशली टीजीटी पीजीटी बिहार टीजीटी पीजीटी कहीं भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं ग्वालियर अभियान। इसका अंतिम अभियान 1488 ईस्वी में बहलोल ने ग्वालियर का अभियान किया, जो उसका अंतिम अभियान था। ग्वालियर का शासक मान सिंह तोमर ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। लौटते समय लू लगने से बहलोल लोधी बीमार पड़ा और 12 जुलाई 1489 में उसकी मृत्यु हो गई। समझ रहे हैं? लू लगने से इसकी मृत्यु हो गई थी। ओके, ये था बहलोल लोधी। थोड़ा सा समझ लेते हैं सिकंदर लोधी को भी। देखिए, सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक ये जो है सुल्तान बना रहा। ये था कौन? तो देखिए, बहलोल लोधी के 9 पुत्र थे, जिसमें से सबसे योग्य निजाम खां था यानी सिकंदर लोधी। सिकंदर की माता जयबंद एक हिंदू सुनार की पुत्री थी। ओके, इसीलिए सिकंदर लोधी हिंदू माता का पुत्र हुआ। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसके पहले कौन सा सुल्तान है जो हिंदू माता का पुत्र है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, बहलोल ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। जब लू लगी थी तो 3 दिन बीमार था, उसी समय उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, लेकिन उत्तराधिकारी की लड़ाई लड़नी पड़ी। 3 दावेदार हुए, निजाम खां, बारबक शाह, आजम हुमायूं, लेकिन सभी को हरा के सिकंदर लोधी सुल्तान बना। पहले तो राज्य बांट दिए गए और जो है इसलिए बांट दिए गए क्योंकि भाई अफगानी हमेशा से आपको पता है कि भाई भाई इक्वलिटी की बात हो रही थी, तो 9 में बांट देना था, लेकिन फिर भी तीनों को बांट दिया गया। और बांटने के बाद फिर जो है ये समझ में आया कि नहीं, बांटने से राज्य छोटा हो जाएगा और दिक्कतें ज्यादा हो जाएगी। बड़ा राज्य रहेगा तो ज्यादा सेना रहेगी, जिससे जो है ज्यादा ठीक रहेगा। तो सिकंदर लोधी ने क्या किया कि भाई सबको हरा के ये अंत में सुल्तान बनता है। ओके, अब आइए और आगे देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बिहार का अभियान। देखिए, अभियान इसने बहुत किए, लेकिन निजाम के दृष्टिकोण से बिहार का अभियान मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लेना है। क्योंकि जौनपुर जीता जा चुका है, इसे समझ लेते हैं कि जौनपुर जीता जा चुका है। अब इसके आगे बिहार है, उसके बाद बंगाल है। ठीक है, मैप में आप ऐसे देखेंगे समझ जाएंगे। ओके, अब बिहार ही जब जौनपुर जीत लेंगे तो बिहार और जौनपुर की सीमा ये लगेगी और अगली लड़ाई बिहार से ही होगी। और ये बिहार जो है बंगाल के अधीन था, बंगाल के अंडर में था। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सिकंदर लोधी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह सल्तनत के खोए हुए प्रांतों को जीतना चाहता था। जो भी प्रांत जो है खो गए थे उसको जीतना चाहता था।
जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाए जाने के कारण सीमा बिहार तक हो गई थी। सिकंदर ने बिहार पर आक्रमण किया। बिहार बंगाल के अधीन प्रांत था, जहाँ सरकी सुल्तान हुसैन शाह ने शरण ली थी। ये सरकी सुल्तान हुसैन शाह बिहार में ही था। ठीक है। हुसैन शाह हार गया, लड़ाई हुई और हार गया। वो बंगाल भाग गया। सिकंदर ने उसका पीछा किया और बंगाल जा पहुंचा। बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह से संधि हुई और संधि में काफी बातें हुई कि भाई एक सीमा मान ली जाए और आप जो है हमारे यहाँ से भागे हुए किसी अ, भगोड़े को शरण नहीं देंगे। सारी बातें हुई संधि में और ये बिहार अभियान सफल रहा एक तरह से और बिहार को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। ठीक है। आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा ग्वालियर का अभियान। ग्वालियर का अभियान अभी जो है हुआ था। राजा मान सिंह तोमर थे और वही अभियान करते करते बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई। ठीक। तो ग्वालियर राजा मान सिंह तोमर के अधीन था। ग्वालियर को जीतना सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ग्वालियर के साथ लगातार युद्ध होता रहा लेकिन बहुत सफलता नहीं मिली। इसके पहले बहलोल लोधी को सफलता मिली थी इस तरह से कि एक संधि हो गई थी और ढेर सारा जो है राजस्व मिला था। और यहाँ भी सिकंदर लोधी के साथ भी ऐसे ही हुआ, बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। ठीक। मालवा का अभियान ये सिहाबुद्दीन ने किया था, इस पर ज्यादा कुछ आपको जानना नहीं है। ठीक। आइए जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं सिकंदर लोधी के लिए, वो हम समझेंगे। ये अभियान बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि बहुत बड़ा अभियान नहीं हुआ था इसका, इन सबका बहुत बड़ा जो है दिल्ली का साम्राज्य भी नहीं था उस समय, छोटा सा दिल्ली था। ठीक। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो सिकंदर लोधी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें जो है पॉइंट टू पॉइंट आपको लिख दिए हैं और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में और बिहार का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे, यूपीएससी यूपीपीएससी हर जगह ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑनलाइन, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एग्जाम हॉल में आपको आइडिया नहीं लगेगा कि सिकंदर लोधी ऐसा शासक हो सकता है। ठीक। तो आइए हम देख लेते हैं जल्दी से। सिकंदर लोधी फिरोज के पश्चिमों पर चलने वाला शासक था। फिरोज तुगलक को आप पढ़े होंगे, हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। पिछला वीडियो है उसे आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि फिरोज तुगलक ने जो काम किए थे उससे भी कहीं ज़्यादा एक कदम आगे बढ़ के सिकंदर लोधी ने किया। ओके। फिरोज तुगलक जो है वो एक जो है अपने आप को कट्टर मुसलमान साबित करने के लिए उसने ढेर सारे कदम उठाए और उसी कदम को जो है इसने आगे कंटिन्यू किया। ठीक। तो आइए देखते हैं। सिकंदर ने संत सलार गाजी के मकबरे पर निकलने वाले जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। तो संत सलार मसूद गाजी के मकबरे पर जो जुलूस निकलता था उसको रोक दिया सिकंदर लोधी ने। ये काम किया। मुस्लिम महिलाओं को पीरों एवं फकीरों की मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध फिरोज ने भी लगाया था। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। शीतला यानी चेचक, हम आज भी हिंदू धर्म में जब चेचक निकल जाता है तो लोग पूजा पाठ करते हैं। ठीक है। तो उसमें शीतला यानी चेचक की पूजा की जाती थी, उस पर रोक लगा दिया था सिकंदर लोधी ने। उसने मथुरा, नरवर, चंदेरी, धौलपुर आदि स्थानों के मंदिरों की मूर्तियों को नष्ट किया था। ठीक है। यमुना नदी के घाटों पर जहाँ हिंदू स्नान करते थे वहाँ मस्जिद बनवा दिया, बाजार बनवा दिया, सराय बनवा दिया, मतलब कि ताकि कोई जो है हिंदू वहाँ स्नान न करने पाए। ये सब सारा काम जो है सिकंदर लोधी ने किया था। और क्या काम किया था? मथुरा के घाटों पर दाढ़ी व सिर के बाल कटवाने पर प्रतिबंध लगा दिया। मुस्लिम नाइयों द्वारा हिंदुओं के बाल दाढ़ी काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने हिंदुओं पर जजिया जजिया पुनः लगाया, जो तुगलक ने लगाया था। ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। उसने जो है फिर से लगाया था जजिया कर। ठीक। बीच में जजिया नहीं लिया जाता था, उसने फिर से लगाया था। उसने एक ब्राह्मण को जिंदा जलवा दिया क्योंकि ब्राह्मण ने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को एक समान बताया। यह काम जो है फिरोज शाह तुगलक ने भी किया था। ब्राह्मण को इसलिए जला दिया था कि उसने एक मुस्लिम महिला को हिंदू बनाने का प्रयास किया था। और यहाँ पर
सिकंदर लोदी भी वही काम करता है कि ब्राह्मण को जला देता है। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम पर ताजिया निकालने को प्रतिबंधित किया, तो ताजिया निकालने पर भी इसने पाबंदी लगा दी। सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी नामक मापक का प्रारंभ किया। गज सिकंदरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गज सिकंदरी क्या है। यह भूमि मापन का एक यंत्र है, इससे भूमि की माप की जाती है। भूमि की माप, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि बीघा को बिस्सा में मापा गया अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है। उसके बाद जो है कि गज सिकंदरी ये भूमि को मापने का एक पैमाना था, ठीक। गज सिकंदरी जो है 30 इंच या 39 अंगुल का होता था। गज सिकंदरी वह गज इलाही में 39-41 का अनुपात था। गज इलाही मतलब अकबर द्वारा चला बनाया गया मापने का एक पैमाना, ठीक है। तो उसका अनुपात कितना है? 39-41 का अनुपात है। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। बाकी हम अकबर में पढ़ेंगे तो उसे हम जरूर समझेंगे। सिकंदर लोदी ने लेखा परीक्षण प्रणाली प्रारंभ की। लेखा परीक्षण प्रणाली यानी ऑडिटिंग जो होता है, ऑडिट करना आज भी होता है कि डिपार्टमेंट में ऑडिटर आते हैं और वो जो है जो व्यय होता है, जो पैसा आता है उसको ऑडिट करते हैं। उसी तरह इसने भी ऑडिटिंग की व्यवस्था की, लेखा परीक्षण की व्यवस्था की। और इसमें होता क्या था कि सूबेदारों द्वारा आय व्यय का परीक्षण करना था। सूबेदारों द्वारा जो है जो उनकी आय होती थी उसका और जो व्यय होता था उसका परीक्षण करना लिखा परीक्षण अधिकारी का काम होता था। ये प्रणाली प्रारंभ की थी सिकंदर लोदी ने। सल्तनत काल की सबसे अच्छी गुप्तचर व्यवस्था सिकंदर लोदी की ही थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्तचर व्यवस्था हम पढ़ते चले आए हैं। अलाउद्दीन खिलजी बलबन से शुरू किए हैं और बलबन के बाद हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी, बलबन के समय बरीद कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी थी। मुन्नी या मुन्नियान कहा जाता था, पुलिसिंग व्यवस्था में थी, बाहर व्यवस्था में थी। और उसके बाद सल्तनत काल में सबसे अच्छी गुप्तचर व्यवस्था सिकंदर लोदी की थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक। आगे देखते हैं। सिकंदर लोदी इस्लामी परंपरा के विरुद्ध दाढ़ी बनवाता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा सुल्तान था जो दाढ़ी बनवाता था, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ओके। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का शौकीन था। देखिए यह संगीत सभाओं का आयोजन करता था और ये इस्लाम के विरुद्ध है। इस्लाम में संगीत वर्जित है, फिर भी ये जो है काम करता था, ठीक। तो इसको भी पूछा जा सकता है। यह गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा शासक था जो गुलरुखी नाम से या उपनाम से कविताएं लिखता था। तो वह कौन था? सिकंदर लोदी था। उसने फिरोज के समान मुस्लिम लड़कियों के विवाह व दहेज का प्रबंध किया। यानी फिरोज ने ये काम किया था, उसने भी मुस्लिम लड़कियों के लिए जो है दहेज का प्रबंध किया था। तो वही काम इसने भी किया। जब वह वस्त्र बदलता था सिकंदर लोदी तो उन्हें बेच देता था, उन्हें बेचा जाता था और उससे जो धन प्राप्त होता था वह उस धन से अनाथ मुस्लिम लड़कियों के विवाह में दहेज के रूप में देता था, ठीक है। इस बात को भी जानते रहिए। उसने बहुत सी मस्जिदों का निर्माण करवाया। नीट में पूछा गया था क्वेश्चन कि कौन सा शासक है जिसके कपड़े बेचकर मुस्लिम लड़कियों का विवाह का प्रबंध किया जाता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। उसने बहुत सी मस्जिदों का निर्माण करवाया, वहां पर नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति की, उनका वेतन भी निर्धारित कर दिया, वेतन भी देता था, ठीक। मोहम्मद पैगंबर के जन्म एवं मृत्यु की तिथि, शब बारात, ईद, रमजान जैसे दिनों को फकीरों व गरीब व्यक्तियों को धन देता था, दान देता था। और वायरस 6 मंथ 3 मंथ का उनको जो है पेंशन देता था ये, ठीक। इसके अलावा और क्या है थोड़ा सा और समझ लेते हैं, बस खत्म करेंगे इसे जल्दी से। फिर तुगलक की तरह सिकंदर ने भी अनुवाद विभाग की स्थापना की। संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। संगीत पर आधारित पुस्तक लज्जत सिकंदरी की रचना इसी के समय हुई थी। पूछा जा सकता है लज्जत सिकंदरी की रचना कब हुई थी, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि फिरोज के समय राग दर्पण जो है
इसका जो है फारसी में अनुवाद किया गया था। यहाँ पर सिकंदर के समय लज्जत सिकंदरी की रचना की गई। सिकंदर के वजीर मियाँ भुआ, भुआ लिख दिया गया है, भुआ है, ओके, ने भारतीय चिकित्सा संबंधित संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। चिकित्सा से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है ये भी क्वेश्चन कि किसके समय चिकित्सा से संबंधित ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था। ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और वो जो किताब है उसको कहा गया फहरंगे सिकंदरी, ओके। सिकंदर ने और भी काम किया है, सिकंदर लोदी ने। देखिए जब सोता था तो इसके पास जो है 70 विद्वान लगभग बैठा करते थे और वो जो है बैठकर धार्मिक और शास्त्रीय विषयों पर चर्चा करते थे, स्पेशली धार्मिक विषयों पर। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा सुल्तान था जिसके पास जो है विद्वान बैठा करते थे और धार्मिक बातें किया करता था, धार्मिक विचारों को सुनता था। तो ये काम सिकंदर लोदी का था। इसके अलावा सुल्तान सिकंदर लोदी सिंहासन पर बैठता था। हम लोगों ने अभी देखा कि बहलोल लोदी सिंहासन पर नहीं बैठता था, लेकिन ये बैठता था, ठीक। कहता था कि यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठा कर ले जाएंगे, ठीक। सिकंदर ने ही नियम बनाया कि प्रांतीय सूबेदारों को भेजे गए संदेशवाहक के फरमान को 6 मील दूरी पर ही आकर भेंट करना होता था और उसको विशेष रूप से निर्मित मंडप में बैठाना होता था और फरमानों को मस्जिद में पढ़ने के लिए ले जाना होता था, ठीक। तो इसने एक फरमान जारी किया था कि भाई जो भी सूबेदार होगा वो सुल्तान की आज्ञा की अवहेलना नहीं करेगा। अभी ये क्यों हम समझ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहलोल के समय हम लोगों ने देखा कि सभी जो है जो सूबेदार थे, जो अफगान थे, वो सब क्या थे, भाई भाई थे। इसने कहा नहीं, भाई भाई नहीं चलेगा, हम सुल्तान हैं और हम आदेश देंगे और तुम्हें आदेश मानना पड़ेगा। यानी इस तरह का राजत्व था इसका। राजत्व बदल गया, राजत्व बदल गया। बहलोल का राजत्व कैसा था, भाई भाई, हम इक्वल की बात हो रही थी, बंधुत्व की बात हो रही थी। और यहाँ पर नहीं, हम सुल्तान हैं और हमारे आदेश, हम आदेश देंगे और तुम्हें पालन करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का राजत्व सिकंदर लोदी का था, यानी एक स्टेप ऊपर, ठीक। तो बस इसके अलावा हम सिकंदर लोदी को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। आपके लिए काफ़ी है, बहुत ज़्यादा जो है लंबा हो जाएगा ये, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।